Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है Nationalism in India. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. दोस्तों, महात्मा गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट और पेजेंट्स की औध किसान सभा, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने उठाने का और आगे बढ़ाने का बीड़ा जिम्मा लिया था, जब महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों को एक अम्ब्रेला में इनकलकेट कर दिया, सो व्हाट हैपेंड वाज सडनली द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड टू टेक फॉर्म. दिखने लगा एक रूप कि हाँ, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सच में आ सकता है, लोग उसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं. फरवरी 1922 में, गाइस याद रखिएगा डेट, वेरी इंपॉर्टेंट. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करा था. क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने के लिए गांधी जी की कोई इच्छा नहीं थी. He actually was saddened by the violence and the gore. People had started taking violence as a form of Swaraj. जो वैंडलिज्म हो रहा था, जो जलाए जा रहे थे तालुकदार जमींदारों के घर, गांधी जी had never gone ahead and thought कि ये सारी चीज़ें किसी तरीके से इस रूप में रंग ले लेगी या इस तरीके से बदल ली जाएगी. सो ही हैड नेवर थॉट कि इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गंदा रूप लेगा. ही वेंट अहेड एंड सिंपली कॉल्ड इट ऑफ. अब यहाँ पे दिख भी रहा है, he felt the movement was turning violent in many places and सत्याग्रह needed to be properly trained and all the things. हुआ ये था, कांग्रेस के अंदर भी एक टसल चल रही थी. कांग्रेस के अंदर एक टसल ये चल रही थी कि जब ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पास करा था, उसके अंदर इंडियंस को कहीं ना कहीं जनरल इलेक्शंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था. गाइस, दिस मेंट दैट द इंडियंस कुड गैदर द पावर, they could harness the power and raise their voices in the British Parliament. मतलब इंडियंस की अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रेजेंस रह सकती थी. कुछ कांग्रेस के अंदर ऐसे घटक दल थे जिन लोगों ने, इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो कुछ दल ऐसे थे जो चाहते थे कि हम लोग अपनी बात रख के हम लोग अपनी प्रेजेंस बनाए रखें. अब हुआ ये था कि जो सीनियर लीडर्स थे, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी. इन्होंने स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनाई थी. दोस्तों, कांग्रेस के अंतर्गत, कांग्रेस अब आप कह सकते हैं यस, थोड़ा सा एक फैक्शन आ गया था. दे वांटेड टू रिमेन इन काउंसिल. गांधी जी ने कहा था दैट आई वुड बी गोइंग अहेड एंड टेकिंग आउट ऑल द राइट्स, ऑल द बेनिफिट्स गिवन और ग्रांटेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो वो चीज़ें कुछ लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज अगर आपने अपनी पॉलिटिकल अप्रोच छोड़ दी तो आपकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी. पॉलिटिकल अप्रोच के कारण यू कुड रेज योर वॉइस, यू कुड रेज योर कंसर्न, यू कुड मार्क योर प्रेजेंस. ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, यू कुड डू दैट. तो यहाँ पे कुछ लोग ये चाह रहे थे कि महात्मा गांधी का जो पुलिंग आउट फ्रॉम एवरीथिंग है वो हम लोग नहीं छोड़ें. और वहीं पे एक दूसरा फैक्शन बना था, जैसे कि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और आते हैं सुभाष चंद्र बोस. इन लोगों की एक थिंकिंग थी, ये कोई अलग नहीं थे दोस्तों, प्लीज़ नेवर टेक देम डिफरेंटली. इनकी ये सोच थी कि हम मास एजिटेशन जब करेंगे तभी हमको आज़ादी मिलेगी. ये ब्रिटिशर्स को चिट्ठियाँ लिखने से और रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला. जब तक मास एजिटेशन नहीं होगा, जब तक हम लोग किसी तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करके प्रूव नहीं करेंगे, तब तक वी विल नॉट बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग एनी फ्रीडम, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू गिव अस एनी फ्रीडम. अब
ये सारी सिचुएशंस चल रही थी, एक इटर्नल डिबेट चल रहा था। ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। इंडिया की पॉलिटिक्स 1920s में आते आते इस तरीके से फेस हो रही थी। हम देख रहे थे दो फैक्शंस बन रहे हैं। एक फैक्शन था जो कि पीसफुल टॉक्स मांग रहा था, पीस मांग रहा था, और एक टॉक था जो मांग रहा था एजिटेशन, मास एजिटेशन मांग रहा था, ताकि ये ब्रिटिशर्स को पता चल जाए कि इंडियंस के अंदर भी ताकत है। दे आर नॉट द वंस हु आर जस्ट देयर टू प्ले द गेम, दे आर हियर टू विन। अब हुआ ये कि प्रॉब्लम हुई थी 1920s में ही, पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। ये शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फॉलोइंग द इयर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया में सडनली गरीबी थोड़ी ज़्यादा फैल गई थी। बड़े बड़े नेशंस जो थे गाइस, उन नेशंस में भी कहीं ना कहीं गरीबी का अनुपात ज़्यादा हो गया था, पैसे की वैल्यू कम हो गई थी। वॉर फ्रंट में इतना पैसा खर्च हुआ था कि अब देशों के पास पैसे नहीं थे, तो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। उस इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण हुआ ये कि एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे, एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस थी, जो भी एग्रीकल्चर के प्राइस होते हैं, दे बिगैन टू फॉल। एक सडन डिप आने लगी थी एग्रीकल्चर प्राइसेस में, और ये डिप कोई साधारण डिप नहीं थी दोस्तों। ये डिप बहुत हैवी मोड से बहुत नीचे जा रही थी। 1926 में ये डिप शुरू हुई है और 1930 तक ये डिप चलती रही है। हुआ ये कि एग्रीकल्चरल डिमांड्स गिरती गई, कोई उन चीज़ों को खरीदने वाला नहीं था, तो उनको बेचने, उनको उगाने वाले लोग, किसान जो थे, पेजेंट्स, दे वर इन टर्मोइल। पेजेंट्स को अब समझ में नहीं आ रहा था कि भैया हम करेंगे क्या, हमारी अब खेती फसल खरीदेगा कौन। सो उनकी हार्वेस्ट, क्योंकि अब उनकी हार्वेस्ट कहीं बिक नहीं रही थी, अब वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। 1930s तक आते आते आवर कंट्री वॉज इन अ टर्मोइल। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ गई थी। लेकिन इस बैकग्राउंड को देखते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक टोरी गवर्नमेंट थी उस वक्त ब्रिटेन में, टोरी गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन लॉन्च कर दिया था इंडिया के लिए। ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो था उसको लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। इसे साइमन कमीशन भी नाम दिया गया है। तो साइमन कमीशन एक आया था उस वक्त। अब साइमन कमीशन क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड। साइमन कमीशन ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया का जो है ना, उसको ओवरलुक करना है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो गया दोस्तों। ब्रिटिशर्स ने एक और पैंतरा खेला था किसी तरीके से इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को अपने फेवर में करने का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इंडिया का, उसको देखने लग गए, उसको हम सेफगार्ड करेंगे, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। भाई, आप जिस कंट्री के लिए कमीशन बना रहे हैं, जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, राइट? आप उस कंट्री के किसी कंट्रीमैन को ही कंसिडर नहीं कर रहे हो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कमीशन। तो सर जॉन साइमन, हालांकि एक बहुत बड़ा नेम था, ही वॉज अ रिनाउंड पर्सन इन ब्रिटेन एट दैट टाइम, बट व्हाट हैड हैपेंड, that commission was making amendments, was probably made to form amendments or create amendments in the constitution of our country. Whereas if you are planning कि आप एक country के constitution, संविधान में आप changes लाने चाह रहे हो और उस country का कोई बाशिंदा उस commission में है ही नहीं, तो guys आप क्या सोच सकते हैं? मतलब it is just like अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम. It was all happening on that sort. This was something wrong that the Indians probably did not consider. 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। साइमन कमीशन इंडिया आता है और एक स्लोगन उसे बहुत अच्छे से दिया जाता है दोस्तों। That slogan that was given was
साइमन गो बैक, वो स्लोगन दे दिया गया उसके अंदर कि भैया हमको नहीं चाहिए साइमन, तुम जाओ। ये साइमन गो बैक का जो बना था स्लोगन, ये स्लोगन 1928 में आया था, प्लीज कीप इट इन माइंड। ये स्लोगन आया, इसमें अच्छा इस वक्त हम सब एक हो गए थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सारे के सारे मिलके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कांग्रेस लीडर्स की एक मीटिंग चल रही है। इस इमेज के अंदर, इस इमेज के अंदर यू कैन सी दैट देयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल सिटिंग, महात्मा गांधी है, एक्सट्रीम लेफ्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, एंड हियर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दिस इज महात्मा गांधी एंड दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो यू कैन सी कि कांग्रेस की उस वक्त मीटिंग चल रही थी, इलाहाबाद 1931 का स्नैपशॉट है दोस्तों, मीटिंग चल रही थी। अब हुआ ये था कि इन कांग्रेसियों को और पॉलिटिशियंस को, मुस्लिम लीग वालों को ल्योर करने के लिए, पटाने के लिए लॉर्ड अर्वाइन थे, उस वक्त वाइसरॉय थे, उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक ऑफर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एवरी ईयर 10th के बोर्ड के पेपर में आ जाता है क्वेश्चन उठ के। 1929 में लॉर्ड अर्वाइन ने इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करा था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मतलब आपकी कंट्री इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन आपकी कंट्री के टॉप ऑर्डर्स क्वीन के अंडर आएंगे। आपकी कंट्री गवर्न तो आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तो हमारी रहेगी, बट द गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी आंसरेबल टू द क्वीन। तो ये डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी जो इंडिया को वो ऑफर कर रहे थे लॉर्ड अर्वाइन, और उसके लिए उन्होंने इंडियंस को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी इनवाइट करा था। इंडियंस को इनवाइट किया गया था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप लोग आइए एंड वी विल बी गोइंग अहेड एंड डिस्कसिंग द थिंग्स। होता ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता, जो नरम दल गरम दल कह सकते हैं, कुछ नेता ऐसे थे दैट वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑफर बीइंग मेड। अरे भाई, हम स्वराज मांग रहे हैं, आप हमको टुकड़ों में आज़ादी दे रहे हो। नो, दिस विल नेवर हैपन। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग असर्टिव हो गए थे। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था, नो वी वॉन्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच ऑफर्स, हमें देना है तो पूरी आज़ादी चाहिए। एक्चुअली 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी दे दी थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन में जब स्पीच डिलीवर करना था दिसंबर 1929, अगर ये याद रखना हो तो लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन। एंड यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करा था पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट फ्रीडम। वी डोंट वांट dominion, we don't want your presence, your interference, we don't want us to be answerable to the queen, we are looking forward for पूर्ण स्वराज। डिक्लेयर कर दिया गया था पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी डेट याद करिए। हम अभी इंडिया में उसको किस डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट इट एज रिपब्लिक डे। अब यहाँ पे हुआ था कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। हम इसको स्वतंत्रता दिवस के तौर पे 1930 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के तौर पे इसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 17 इयर्स प्रायर टू 1947, जब हमें आज़ादी मिली है। इससे हम पहले जा रहे हैं 17 साल पहले ही गाइस ये डिसाइड हो चुका था 26 जनवरी हमारी इंडिपेंडेंस डे रहेगी। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई। हालांकि लोगों ने मास एजिटेशन करा था, लेकिन दोस्तों पूरे इंडिया में इस चीज़ पे बहुत कम अटेंशन दिया गया था। रीजंस बहुत सारे थे। क्यों? रीजंस ये थे दोस्तों कि इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत थी इंडियंस की,
पेजेंट्स की उस वक्त कोई कंडीशंस बेटर नहीं चल रही थी। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में सडनली जब शिफ्टेंस चल रहा था तो लोगों के पास में काम करने के लिए जगह नहीं थी। थके हारे लोग वापस ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने पे मजबूर हो गए थे। चीज़ें थोड़ी सी हाथों से निकल रही थी। That was where things were going wrong. So it was decided कि अब कुछ नई दिशा देनी चाहिए, कुछ नया आंदोलन करना चाहिए। महात्मा गांधी ने बिल्कुल दिमाग यहाँ पे लगाना शुरू करा, बिकॉज ही न्यू दैट समवेयर समहाउ आई नीड टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर। जो ताकत थी, एकजुटता थी, वो बिखर रही थी। उस एकजुटता को बिखरने से रोकने के लिए दे हैड टू प्लान समथिंग गुड, समथिंग बेटर। सो महात्मा गांधी started thinking about certain issues that people faced in their everyday lives. What were those issues? We'll have a look. Thank you for attending this session. Please stay tuned. कोई डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।